1987 का दौर चल रहा था। सादा दौर था, बहुत अच्छे लोग थे। हम तो वैसे भी गांव में रहा करते थे और उस दौर में ना टेक्नोलॉजी अपने उरूज पे थी और ना ही इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। हमारे फादर क्योंकि एक लैंडलॉर्ड थे और काफ़ी अरसे से पैसे जमा करते चले आए थे, तो उन्होंने हमसे मशवरा किया, ख़ास तौर पे मेरी मदर से मशवरा किया कि क्यों ना गांव के अंदर जो हमारी ज़मीन मौजूद है, जो कि पिछले सालों से सदियों से खाली है, क्यों ना वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सी हवेली तामीर की जाए। वैसे तो जिस हवेली में हम लोग रहा करते थे वो भी बहुत ही बड़ी हवेली थी और उसकी तारीख भी अंग्रेज़ों के दौर से या उससे भी पहले जा मिलती थी। लेकिन जब आपके पास पैसे हुआ करते हैं तो आप लोग कोशिश करते हैं कि जो आपका लिविंग स्टाइल है उसको बेहतर से बेहतर कर सकें। खैर, काफ़ी डिस्कशन हुए और तकरीबन 1 साल तक ये मामला चलते रहे और फाइनली ये तय हुआ कि एक बहुत बड़ी सी हवेली तामीर की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि उसका जो तर्ज तामीर है वो इस तरह से हो कि आने वाले 100-200 साल तक उसको कोई नुकसान ना हो। और जब हमारी आने वाली नस्लें इस हवेली को देखें तो उनको याद आए कि उनके आबा अजदाद ने यह हवेली बहुत ही दिलचस्पी के साथ तामीर की थी। अब ये जो ज़मीन थी जो कि सदियों से सालों से खाली थी, ये भी हमारे आबा अजदाद की ज़मीन थी और ये हमारे गांव से आप कह सकते हैं कि तकरीबन 3 या 4 किलोमीटर के फासले पे मौजूद थी। इस ज़मीन के चारों तरफ जो हालात थे वो कुछ इस तरह से थे। एक तरफ एक बहुत बड़ा सा कब्रिस्तान मौजूद था, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी सी नहर थी जो बहा करती थी, जबकि जो तीसरी तरफ का हिस्सा था वहाँ पे कुछ खेत वगैरह मौजूद थे। तकरीबन 2 से 3 साल के अंदर अंदर ये जो हवेली थी ये तामीर हुई और इस दौरानिए में तकरीबन 3 से 4 मजदूरों की वहाँ पे अमवात हुई। वो जो भी अमवात थी वो बज़ाहिर हादसा लगा करती थी और किसी भी तरह हमें शक नहीं हुआ था कि जितने भी लोग इस हवेली को बनाने में अपनी जान से गए हैं उनकी जो जान है वो बिला वजह गई है। खैर, जब हवेली की तामीर मुकम्मल हो चुकी तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो भी हमारा सामान था उसको हमने वहाँ पे शिफ्ट करना शुरू किया। मेरे फादर बताया करते थे कि जब वहाँ पे सामान शिफ्ट किया जा रहा था और जो भी मजदूर थे जो सामान को वहाँ पे लेके जा रहे थे, तो उनका ये कहना था कि जब हम वहाँ पे सामान लेके जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो ऊपर वाला फ्लोर है यानी जो सेकंड फ्लोर है उसकी बालकनी में यानी ऊपर की तरफ से कोई हमें नीचे देख रहा होता है। जबकि एक मजदूर ने यहाँ तक कहा था कि उसने सेकंड फ्लोर पे या उसकी बालकनी में किसी औरत को खड़े हुए देखा है। हालांकि हमारे जितने भी फैमिली मेंबर्स थे वो सारे के सारे पुरानी हवेली में मौजूद थे और यहाँ से कोई भी औरत या कोई भी फैमिली मेंबर अब तक नई हवेली में नहीं गया था। हमारे फादर ने ये जो बातें थी उनको सरासर नज़रअंदाज किया और हमें बगैर बताए हम सबको लेके वहाँ पे शिफ्ट हो गए। जब हम लोग उस हवेली में शिफ्ट हुए सब कुछ नॉर्मल था और बज़ाहिर लग रहा था कि हम किसी जन्नत में आ चुके हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ इस तरह के वाक़यात और इस तरह के मामलात हमारे साथ पेश आना शुरू हुए कि जिनका हमारे पास ना कोई जवाब हुआ करता था और ना ही हमारी समझ में आता था कि जो कुछ हो रहा है वो कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। जैसे कि अक्सर उस दौर में जितने भी लोग थे उनकी कोशिश हुआ करती थी कि जो भी उनके पैसे होते थे या जो भी उनके पास माल हुआ करता था वो बैंक में रखने से गुरेज किया करते थे। उनकी कोशिश होती थी कि वो इन पैसों को अपनी हवेली में किसी तहखाने में या किसी ऐसी जगह महफूज करके रखें जिसके बारे में किसी को भी इल्म ना हो। तो वैसे ही उस दौर में मेरे फादर ने तकरीबन आप कह सकते हैं कि 25 से 26 लाख रुपए उस हवेली के अंदर किसी तहखाने में छुपा दिए थे। और ये जो तहखाना था, ये जो जगह थी जहाँ पे इन्होंने पैसे रखे थे, इस जगह के बारे में या तो मेरे फादर को पता था
या फिर मेरी मदर को पता हुआ करता था। अब पैसे तो उन्होंने वहां पे रख दिए थे, लेकिन इत्तेफाक से 2-4 दिन गुजरने के बाद जब दोबारा से मेरे फादर का वहां पे उस जगह जाना हुआ, तो वो ये देख के हैरान हो गए कि वहां पे जो भी पैसे थे वो सारे के सारे गायब हो चुके थे और एक भी रुपया वहां पे मौजूद नहीं था। हालांकि हमारी जो सिक्योरिटी थी या हमारी हवेली के बाहर जो गार्ड वगैरह मौजूद हुआ करते थे, वो उस दौर में भी 8 या 10 लोग हमारी हिफाजत किया करते थे। किसी का हवेली के अंदर आना और आके पैसे ले आना या वहाँ से पैसों को गायब कर देना, ये सिर्फ खाम ख्याली हो सकती थी। खैर, जब ये इतनी बड़ी अमाउंट हमारे घर से, हमारी हवेली से गायब हुई, तो जो मेरे फादर थे उन्होंने मेरी मदर को भी इवन इन्फॉर्म नहीं किया और अपने तौर पे इधर उधर से तहकीकात करना शुरू कर दी। इसी तरह 5 या 6 दिन मजीद गुजर गए और जब 5-6 दिन के बाद उन्होंने दोबारा से उसी तहखाने में उस जगह जाके पैसे चेक किए, तो वहाँ पे वो जो पैसे थे वैसे ही मौजूद थे जैसे कि शुरू में रखे गए थे। अब ये जो बात थी, ये बड़ी अजीब सी बात थी कि पैसों का वहाँ से गायब हो जाना और कुछ दिनों के बाद उसी जगह से मिलना, ये सब कुछ क्या था। इसी तरह मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफ़ा रात के तकरीबन 11-11:30 बजे का टाइम था। मैं अपने कमरे में मौजूद थी, शायद मैं टीवी देख रही थी या फिर कोई काम कर रही थी। एकदम से जो मेरे कमरे का जो पर्दा था, जो कि खिड़की के बिल्कुल बराबर में मौजूद था, ऐसा लगा जैसे वो जो पर्दा है वो एकदम से खुद ब खुद हिलना शुरू हुआ है। अब जब आप खिड़की के बराबर में जो पर्दा मौजूद हो उसको हिलते हुए देखा करते हैं, तो आपके जहन में यही आता है कि हो सकता है कि हवा चल रही हो या खिड़की खुली हुई हो जिसकी वजह से पर्दा मूव कर रहा हो। लेकिन इत्तेफाक की बात यह थी कि ना ही हवा चल रही थी और ना ही जो खिड़की है वो खुली हुई थी, लेकिन एकदम से पर्दा इस तरह से लहरा रहा था जैसे बहुत ज़्यादा हवाएं उसके करीब जवार में चल रही हैं। इसी दौरानिए में जबकि मैं पर्दे की तरफ देख रही थी, तो एकदम से वो जो पर्दा था वो पीछे की तरफ हटा और जैसे ही पर्दा पीछे की तरफ हटा, तो पर्दे की आड़ में से या पर्दे के पीछे से एकदम से एक औरत बाहर निकली। ये जो औरत थी, इसने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा था, कुछ अजीब सा खौफनाक सा इसका चेहरा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जो आंखें हैं वो लाल शोलों की तरह चमक रही हैं। एक औरत का पर्दे के पीछे से एकदम से नमूदार होना, और ना सिर्फ नमूदार होना बल्कि मेरे सामने आके खड़े होके मुझे देखना। अभी जबकि मैं इस सिचुएशन को समझना चाह रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। इसी दौरानिए में वो जो औरत थी उसने मुझे कहा कि बीबी, जितना जल्दी हो सकता है तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ, और अगर तुम यहाँ पे रुकोगे तो तुम्हारे घर में से कोई भी यहाँ पे जिंदा नहीं बचेगा। ये कहने के बाद वो जो औरत थी एकदम से ऐसा लगा जैसे वापस पर्दे के पीछे गई है और देखते ही देखते गायब हो गई। ये जो कुछ हुआ था ये कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर हुआ था और मैं काफी देर तक पजल्ड वहीं पे खड़ी रही। मैं सोचती रही कि मेरे साथ हुआ क्या है। खैर, जब मेरे थोड़े से सेंसेस बहाल हुए तो मैं सबसे पहले अपनी मदर के पास गई और मैंने उनसे कहा कि मैंने ऐसे ऐसे एक औरत को ऊपर देखा है। तो उनका भी यही ख्याल था कि हो सकता है कि तुमने कोई ख्वाब देखा हो या तुम्हारा वहम हो। बहरहाल, ख्वाब देखना तो बहुत दूर की बात है, मैं तो बिल्कुल सेंसेस में थी, और ना सिर्फ सेंसेस में थी बल्कि मेरे सामने एकदम से पर्दा हिलना शुरू हुआ था। इसी तरह 3-4 दिन मजीद गुजरे। इत्तेफाक से जो मेरी मदर थी वो सीढ़ियों से उतरती हुई किचन की तरफ जा रही थी। अब जैसे ही वो किचन की तरफ बढ़ रही थी तो किचन की जो लाइट थी वो बंद थी, लेकिन बाहर जो लाइट लगी हुई थी उसकी रोशनी किचन के अंदर तक जा रही थी।
मेरी मदर बताती है कि जैसे ही मैं उस रोशनी से होते हुए किचन की तरफ बढ़ने लगी तो मुझे ऐसा लगा जैसे किचन के अंदर कोई औरत खड़ी हुई है, और ना सिर्फ खड़ी हुई है बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ खा रही है। अब हमारे घर में जितनी भी औरतें मौजूद थीं, ये जो औरत थी ये उनमें से कोई भी औरत नहीं थी। पहले तो मेरी मदर यही समझी कि हो सकता है कोई नौकरानी हो, या फिर हो सकता है कि कोई चोरनी है जो हमारे घर में दाखिल हो गई है। जैसे ही मेरी मदर किचन के बिल्कुल करीब पहुंची और उन्होंने बाहर की तरफ से जैसे ही किचन की लाइट ऑन की तो मेरी मदर ने देखा कि वो जो औरत है उसका वैसे ही हुलिया है, यानी कि उसका जो अजीब जला हुआ सा चेहरा है, उसका साइड का जो पोज है वो इनको नजर आ रहा है, और वो झुकी हुई है। ऐसा लग रहा है कि जो बहुत सारी हड्डियां उसके सामने मौजूद हैं उनको वो खाने की कोशिश कर रही है। बहरहाल जैसे ही लाइट जली तो वो जो औरत थी एकदम से देखते ही देखते किचन से बाहर की तरफ निकली, और जहां सीधे हाथ पे वॉशरूम मौजूद था उस तरफ जाके देखते ही देखते गायब हो गई। अब ये जो कुछ देखा था ये मेरी मदर ने सेंसेस में देखा था, अपनी आंखों से देखा था। तो इस वाकये के बारे में या सब के बारे में डिनायल मुमकिन ही नहीं था। तकरीबन 4 या 5 मिनट तक मेरी मदर बताती हैं कि मैं वहीं पे खड़ी रही और मैं समझने से कासिर थी कि जो कुछ मैंने देखा है वो क्या देखा है। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ अजीब वाकयात भी हम सब बहन भाइयों के साथ पेश आना शुरू हो चुके थे। जैसे कि मेरे घर में जितने भी मर्द थे या ख़ास तौर पे जो मेरे भाई थे, देखते ही देखते उन लोगों के ना सिर्फ बाल गिर रहे थे बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो गंजपन की तरफ या गंजे होने की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। और 1 महीने के अंदर अंदर जितने भी मर्द थे उन सारे के सारे मर्दों के ना सिर्फ बाल गिर चुके थे बल्कि इसके साथ साथ जितनी भी औरतें थीं वो देखते ही देखते अजीब तरीके से बीमार होना शुरू हो चुकी थीं। एकदम से सबका गंजा हो जाना और जितनी भी औरतें हैं उनका बीमार हो जाना, ये जो इंडिकेशंस थी ये किसी भी तरह ठीक नहीं थी। अब मेरे फादर को भी थोड़ा सा यकीन हो चला था कि शायद ये जो हवेली है इस हवेली को बनाना बहुत बड़ी गलती थी। शुरू में तो उनका फोकस यही था कि हो सकता है कोई मेडिकल इश्यूज हो, यहाँ का पानी हमें रास नहीं आ रहा हो, या इत्तफाक से सारे के सारे लोग बीमार हो गए हों। लेकिन जब इलाज कराने के बावजूद भी कोई बेहतरी नहीं आई तो मामलात को दूसरे तरीके से देखा जाने लगा था। मेरे फादर के जो भी करीबी जानने वाले थे, खास तौर पे जो एक मस्जिद के इमाम थे, उनसे भी मेरे फादर राब्ते में थे और उनका भी यही कहना था कि मुझे 2 से 3 दिन का टाइम दे दें। मैं अपने तौर पे इस्तिखारा करता हूँ या चेक करने की कोशिश करता हूँ ये जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या रीज़न है। अच्छा, इसी दौरानिए में जब वो जो इमाम साहब थे उन्होंने हमारे घर को या हम सबको चेक करना शुरू किया तो हमारे घर में जो भी कीमती परिंदे थे एक एक करके मरना शुरू हो गए। इसके साथ साथ जो हमारी हवेली का पीछे वाला हिस्सा था जहाँ पे हमने कुछ बकरे कुछ गायें वगैरह बांध रखे थे, उनकी भी एक एक करके डेथ होना शुरू हो चुकी थी। उन्हीं दिनों जबकि वो जो इमाम साहब थे वो हमारे घर में इन तमाम मामलात का पता लगा रहे थे तो इत्तफाक से जो मेरे फादर थे वो किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनको वापस आते आते रात के तकरीबन 2 या 2:30 बज चुके थे। अब जैसे ही वो हमारी हवेली के करीब पहुंचे और अपनी गाड़ी से उतर के हवेली के अंदर आने लगे तो मेरे फादर बताते हैं कि जो हमारी हवेली का गेट था उस गेट के अंदर की तरफ यानी कि हवेली वाले हिस्से में उन्होंने देखा कि लेफ्ट साइड पे जहाँ पे दरख्त या पेड़ वगैरह लगे हुए हैं एक औरत खड़ी हुई है। उस औरत ने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है। इस औरत का जो कॉम्प्लेक्शन है वो एक्स्ट्रा वाइट है या आप कह सकते हैं कुछ येलोइश टाइप का उसका कलर था।
उसकी आंखों के गिर्द बहुत गहरे हल्के मौजूद थे और ऐसा लग रहा था कि उसकी जो आंखें हैं वो इस अंधेरे में भी चमक रही हैं। अब जैसे ही मेरे फादर ने उस औरत को हमारी हवेली के अंदर की तरफ देखा, तो इससे पहले कि वो उससे पूछते या उससे बोलते कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो जो औरत थी वो कहने लगी कि तुम लोगों ने इस हवेली को बना के मेरे घर को, मेरे घर वालों को बेघर कर दिया है। मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम दे रही हूं। अगर तुम इन 3 दिनों के अंदर यहां से नहीं गए तो एक एक करके तुम सबकी मौत होना शुरू हो जाएगी। ये कहने के बाद मेरे फादर बताते हैं कि वो जो औरत थी एकदम से पलटी और जो उल्टे हाथ पे दरख्त मौजूद थे उस तरफ गई और देखते ही देखते हवा में तहलील हो गई। अब ये जो वाकया था ये सबसे खतरनाक वाकया था और बेसिकली वो जो औरत थी उसने क्लियर कट आके मेरे फादर को बता दिया था और कह दिया था कि आपके पास सिर्फ 3 दिन का टाइम है। खैर जैसे तैसे ये रात तो गुजरी। अगली सुबह जो मेरे फादर थे वो सीधे उन्हीं इमाम साहब के पास पहुंचे। उनको बताया कि रात में इस तरह से एक औरत हवेली के अंदर मौजूद थी और उसने हमें कहा है कि 3 दिन के अंदर अंदर ये जो जगह है इसको छोड़ दो। ये सब सुनने के बाद वो जो इमाम साहब थे वो कहने लगे कि मैंने भी रात में इस्तिखारा किया था और जब मैंने इस्तिखारा किया तो मुझे ये पता चला है कि ये जो जगह आपने तामीर की है या जिस जगह आपने हवेली बनाई है, यहाँ पे बेसिकली एक जन्नात की फैमिली रहा करती थी। तो उनको सबसे पहले यही बुरा लगा है कि आपने उनको बेघर करके अपनी हवेली की तामीर की है। तो वो जो जन्नात की फैमिली है, ख़ास तौर पे उसकी जो औरत है, वो आप लोगों के पीछे लग चुकी है। इसके साथ साथ मेरी मालूमात के मुताबिक एक मसला और भी है और वो ये है कि जब इस घर की या इस हवेली की तामीर की जा रही थी तो आपने जहाँ पे इसकी तामीर की है, इस ज़मीन के नीचे यानी इस जगह पे गए वक्तों में एक औरत का मर्डर करके उसको यहाँ पे दफना दिया गया था। तो इस हवेली के अंदर अक्सर आपको वो औरत भी नज़र आया करती है और वो आपको मुसलसल नज़र आती रहेगी और वो किसी भी तरह आपको यहाँ पे बसने नहीं देगी। अब मेरा आपको यही मशवरा है कि अगर आप बेहतर समझें तो इस हवेली को खाली कर दें और वापस आपकी जो पुरानी हवेली है वहाँ पे शिफ्ट हो जाएं। अगर आप इसको खाली नहीं करते तो वाकई में 3 दिन के बाद एक एक करके आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, ना सिर्फ उनकी जान चली जाएगी बल्कि कभी भी आप इस सारे सिनेरियो से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब ये कहने को तो बड़ा आसान था, लेकिन हमने एक ज़मीन थी, काफ़ी अरसे पुरानी ज़मीन थी, उस पर उस दौर में लाखों रुपए लगा के हवेली की तामीर की थी। एक अजीब कन्फ्यूजन थी, समझ से बाहर था, करें तो क्या करें। अगर ऐसा हो सके कि ये जो मामलात हैं वो तय हो जाएं और जो भी यहाँ पे मखलूक़ात हैं उनके साथ कोई ना कोई बीच का रास्ता निकल सके। ऐसा ही हुआ कि काफ़ी कोशिशों के बाद, काफ़ी पढ़ाई के बाद वो जो इमाम साहब थे उन्होंने वो जो भी मखलूक़ात थी उनको कन्विंस किया कि ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर छोड़ के बाकी जितना भी हिस्सा है, ये जो भी फ्लोर थे उनको हमेशा के लिए खाली छोड़ दिया जाएगा ताकि वहाँ पे जो भी मखलूक़ात रहना चाहती हैं वो हमारे साथ साथ रह सकें। जबकि वो जो औरत थी जिसका मर्डर करके यहाँ पे दफना दिया गया था, उसकी जो भी बदरू है या जो भी उसकी आत्मा है उसको यहाँ से भगाने के लिए पढ़ाई की जाएगी। तकरीबन 6 महीने तक पढ़ाई करने के बाद बिलाखिर जो मामलात थे वो तय पा गए और हमारी हवेली का जो ऊपर का हिस्सा था या जो सेकंड फ्लोर था उसको हमेशा के लिए लॉक कर दिया गया। आज भी वो हवेली मौजूद है, आज भी सेकंड फ्लोर या उसके ऊपर का हिस्सा मुकम्मल तौर पे खाली है और आज भी उसके करीब जवार में अब जो घर बन चुके हैं
वहां पे रहने वालों का कहना है कि रात के औकात में सेकंड फ्लोर पे अजीब तरह की औरतें खड़ी हुई नजर आया करती हैं, जो कि देखने से ही जन्नात की फैमिली की औरतें लगा करती हैं।